हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम देख रहे हैं सेकेंड फुल चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस है उसका थर्ड फुल चैप्टर एनईपी सिलेबस ऑर्गेनाइजिंग आज देखेंगे। चलिए आपको चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है बोलता हूँ मैं आपको। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग, सेकंड देखेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड देखेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी, फिफ्थ देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्स्थ देखेंगे डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, सेवन्थ देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एट्थ देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड नाइन्थ देखेंगे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलिए फर्स्ट मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग आ गए। मीनिंग A second key function of managers is organizing, which is the process of coordinating and allocating a firm's resources in order to carry out its plans. Organizing includes developing a structure for the people, position, departments and activities within the firm. ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग में कंपनी के जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस जैसे आते हैं एम्प्लॉयज़, रॉ मटेरियल्स, ये सबको एकजुट किया जाता है और सारे रिसोर्सेस को प्लानिंग के हिसाब से एलोकेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में वर्क होता है जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रक्चर बनाना कि उन्हें क्या काम करना है, सब एम्प्लॉयज़ की पोजीशन बताना और डिपार्टमेंट सेट करना, ये सब काम होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। और ये था मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग का। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए विथ नोट्स। सेकेंड है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखते हैं प्रोसेस चार है ऑर्गेनाइजिंग के, एक एक से डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट स्टेप में काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग के फर्स्ट स्टेप में काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लान्स। वर्क को छोटे छोटे टास्कों में बांटा जाता है, गलत नहीं होना बोल के, और एक ही एम्प्लॉयज़ के ऊपर वर्कलोड नहीं रहना बोल के सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में वर्क डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड करना। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आप फर्स्ट स्टेप में अपने काम को अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटा था। अब इस स्टेप में जो भी काम वर्क है जो सेम तरह के हैं उसको एक ही ग्रुप में बांटते हैं। इस प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। डिपार्टमेंट्स काम को देख के या प्रोडक्ट्स को देख के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं कंपनी में। तो सेकंड था डिपार्टमेंट्स। थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इस स्टेप में जिम्मेदारी बताई जाती है सारे एम्प्लॉयज़ को। सो डिपार्टमेंट बनाने के बाद हर एक डिपार्टमेंट में एक आदमी या औरत को हेड बनाया जाता है, उसे डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं। हर एक आदमी को उसकी नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से जॉब दिया जाता है। एक प्रॉपर मैच रहना जॉब में और जो जॉब कर रहा है उसमें, जॉब करने वाला उस जॉब के लिए सूट रहना। तो थर्ड स्टेप था असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज़। फोर्थ है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस स्टेप में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं। एक कंपनी में हर एक एम्प्लॉय के कुछ अधिकार भी रहते हैं और कुछ जिम्मेदारी भी रहती है। हर एक एम्प्लॉय को क्लियर रहना कि उसे किस से ऑर्डर लेना है और किस को आंसर देना है। इससे एम्प्लॉयज़ के बीच में एकता लाने में मदद होती है। ये था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए विथ नोट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग देखते हैं। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज effectively by a supervisor. Simply the manager having the group of subordinates who report him directly is called as a span of management. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उसे कहा जाता है जब एक मैनेजर या सुपरियर अपने बहुत ही सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब सिंपल में कहेंगे तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एक मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अगर डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जाकर देख लीजिए। चलिए फोर्थ है टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी। आपको सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप्स है, सो 3 ही टाइप डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट है लाइन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब अधिकार या पावर या राइट्स, उसे ऑथोरिटी कहते हैं। सो ऑथोरिटी के 3 टाइप्स। फर्स्ट है लाइन ऑथोरिटी। लाइन ऑथोरिटी एक पर्सन जिसके पास पावर और राइट रहे कंपनी के डिसीजन लेने में, जो अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए कंपनी के गोल्स अच्छे से अचीव कर सके, उसे ऑथोरिटी कहते हैं, लाइन ऑथोरिटी कहते हैं।
लाइन ऑथोरिटी में क्या होता है, एक टॉप लेवल का मैनेजर, एक जो टॉप लेवल के मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है अपने सारे सबऑर्डिनेट को मैनेज करने की। ये अथॉरिटी दी जाती है अपने कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। सेकंड है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी में स्टाफ मैनेजर्स लाइन मैनेजर्स को एडवाइस देते हैं, उनके पास पावर रहती है एडवाइस देने की, सपोर्ट करने की लाइन डिपार्टमेंट्स को। ये लोग सिर्फ ऑर्डर्स दे सकते हैं, सिर्फ ये लोग ऑर्डर नहीं दे सकते, सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल है स्टाफ अथॉरिटी में परचेजिंग करना, इंजीनियरिंग, फाइनेंस में ये सब मदद करते हैं लाइन मैनेजर्स को। थर्ड है फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी में एक डिपार्टमेंट को या एक पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है डिसीजंस लेने की, पॉलिसीज़ बनाने की, अच्छे गोल्स अचीव करने के लिए। फंक्शनल डिपार्टमेंट मोस्टली एक डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी दी जाती है और लाइन अथॉरिटी में एक पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है। स्टाफ में सिर्फ वो लाइन मैनेजर को सपोर्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। ये था टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अगर आपको नोट्स के साथ डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। फोर्थ है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग देखते हैं, चलिए। डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर where the top management delegates decision making responsibility and daily operations to middle and lower subordinates. The top management can thus concentrate on making major decision with greater time abundance. डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें टॉप लेवल के मैनेजर्स डिसीजंस लेने की अथॉरिटी मिडिल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजर्स को देते हैं। वो टॉप लेवल के मैनेजर्स ऐसा क्यों करते हैं बोले तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बड़े डिसीजंस लेने में कॉन्सेंट्रेट करना बोल के। सो ये था डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिक्स्थ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। द प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी विद देयर एसोसिएटेड डिसीजंस टू ए सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ और एन टेम्पररी और लॉन्ग टर्म बेसिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, जो कंपनी के टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर है वो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, टेम्प्रेरी बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। नाम में ही दिख रहा है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब डेलीगेशन, अथॉरिटी जो पावर है दूसरे को डेलीगेट कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, सो डेलीगेशन कहते हैं। सेवन्थ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका थोड़ा बड़ा है नोट्स, देखते हैं चलिए। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ set of rules and regulation. There is a definite hierarchical structure in this organization. A formal organization is formed to achieve the existing long-term goals of an organization. Examples of the formal organizations include hospitals, schools, companies, etc. In this kind of organization, the tasks are carried out smoothly and effectively. The employer and the employees work together to achieve the organization goals. Formal organization में क्या होता है, बहुत ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में और सारे एम्प्लॉयज़ को उस रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना होगा। सो एक हिरार्चिकल स्ट्रक्चर आता है। हिरार्चिकल स्ट्रक्चर मतलब जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है वो मिडिल लेवल में मैनेजर्स को एडवाइस देते हैं, अथॉरिटी एडवाइस देते हैं, और वो बोले तो छोटे लेवल के मैनेजर्स को देते हैं। इसके हायरार्चिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्यों कैसा करते हैं तो क्यों बोलते वो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए करते हैं। एग्जांपल जैसे आते हैं हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स। ये आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में कितने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आते हैं, वो सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ये सब क्यों किया जाता है, मतलब अपने टास्क और जो अपने गोल्स है वो स्मूथली अचीव करने के लिए। और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। अब देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। An informal organization is defined as an organization that majorly focuses on building social relationships. The main aim of the informal organization is to create a positive work environment so that the goals of a company are achieved effectively, efficiently. Informal organization is a set of social relationships, communities, networks, etc. The employees remain motivated as they are in the positive working environment and the employees are provided with incentives, promotions, etc. One of the major examples of the informal organization is the clubs or social networks. And an informal organization aims to generate harmony among employees and work together to achieve the goals. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मेनली फोकस करते हैं वो सोशल रिलेशनशिप, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सोशल रिलेशनशिप बढ़ाने में फोकस करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या होता है, मेन एम रहता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना कंपनी गोल्स अचीव करने के लिए।
अब जैसे इसका मेन फोकस रहता है सोशल रिलेशनशिप बढ़ाना, कम्युनिटीज़ बनाना, नेटवर्क बढ़ाना बोल के। और इससे क्या रहता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं। जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहा तो एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिक मोटिवेट रहते हैं और उनको और मोटिवेट करने के लिए उन्हें प्रमोशंस दिए जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं। इसका मेन एग्जांपल्स हैं सोशल नेटवर्क्स एंड क्लब्स। इसमें क्या होता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होना, कोऑर्डिनेट चलना बोल के ये सोचती है, और गोल्स अचीव करना बोल के इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं। इसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते हैं। एक एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ही फ्री रहता है इसमें इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड 8th है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स देखते हैं। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग के 6 प्रिंसिपल्स मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कभी भी ऑर्गेनाइजिंग का प्रिंसिपल फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहना। अगर आपके मार्केट में कोई चेंजेस आए तो फर्स्टली आप उस चेंजेस के हिसाब से आप चेंजेस कर लेना। सो आप फ्लेक्सिबल होना, कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। कुछ भी चेंजेस आए तो आप इजीली उसे चेंज कर सकना। स्केलार प्रिंसिपल मतलब स्केलार चेंज। जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को एडवाइस देते हैं और काम देते हैं, और मिडिल लेवल के लोअर लेवल को देते हैं। तो ये क्या होता है, इसको स्केलर चेन कहते हैं। सो स्केलर चेन बड़ी नहीं रहना, छोटी रहना। जितनी छोटी रही उतने जल्दी से गोल्स अचीव होते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑथोरिटी मतलब पावर, ताकत, और किसको किसको वर्क दे सकते ऑथोरिटी उसे कहते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्लियर रहना कि उनकी क्या ऑथोरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सबको क्लियर रहेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अच्छे से अचीव हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। और एक कंपनी में सबको क्लियर होना कि उन्हें किससे कमांड देना है, किससे कमांड लेना है बोल के सबको क्लियर होना। अगर ये क्लियर रहेगा तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा। 5th है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप फर्स्ट में आप प्लानिंग करते समय आप ये कर लेना कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही आप काम करेंगे। सो आपको फर्स्ट मालूम रहना कि आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं मालूम होंगे तो आप काम करके फजूल है। प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में गुड्स प्रोड्यूस करना, उसे एफिशिएंसी कहते हैं। सो आप एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाना ऑर्गेनाइजिंग में कि आपके गुड्स कम रेट में मैन्युफैक्चर हो। ये था प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है विथ नोट्स। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। A network is the one in which more than one organization combine to produce a goods or provide a service. This organization can either get into a partnership for a particular venture, or one organization can hire others to handle or one or more of its function. For example, marketing, production, sale, and so on. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक से ज़्यादा कंपनी दोनों मिलकर कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन वाले या तो पार्टनरशिप में आते हैं, या पार्टनरशिप में नहीं आया तो दोनों में से एक जना सभी काम करता है और एक जना पैसे लगाता है। अब ये सब क्या क्यों करते हैं, मतलब क्या तो मार्केटिंग करने के लिए, या तो फिर प्रोडक्शन करने के, कोई गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए, दोनों कंबाइन होते हैं। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोनों कंबाइन होकर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, उसे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। ये था सारा चैप्टर का वीडियो। सिर्फ ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, आप पढ़ लीजिए। कुछ भी आपको सर डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको कुछ भी अगर फ्यूचर वो आया तो आप लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन के 3 चैप्टर हो गए। सारे वीडियोस चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिए। ऐसे ही मेरे 2 चैप्टर भी आते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।